हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून और कुछ लोगों को गुड मॉर्निंग भी, क्योंकि इस ठंड के मौसम में भी कुछ लोग अभी तक सो रहे हों, है ना, और अपने कम्बल से बिल्कुल भी बाहर ना निकले हों। तो चलिए, जो लोग सो रहे हैं भाई जग जाइए, काफ़ी जो है दोपहर हो चुकी है। ठंड में तो कुछ पता ही नहीं चलता कब सुबह दोपहर शाम होती है, रात कब होती है। तो अभी हम लोग कर रहे थे यूपीएचएससी का पेपर 2021 वाला जो था, तो उसमें हमारा भी थोड़ा रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बताइए, क्या हाल चाल आप लोगों का, तैयारी कैसी चल रही है। आई होप कि बिल्कुल बढ़िया ही चल रही होगी, और अगर नहीं बढ़िया चल रही तो उसको बढ़िया चलाइए, ठीक है। अब हम लोग देर नहीं करेंगे और क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि एक्सप्लेनेशन भी है और बड़े बड़े क्वेश्चन है थोड़े इसमें। वैसे बड़े वाले जितने क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कल ही कर लिया था, आज वाले जो हैं वो बहुत बड़े बड़े नहीं हैं। फिलहाल बहुत मतलब बढ़िया क्वेश्चन है ना, तो उसको हम लोग आज करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और सभी लोगों को विश्व हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हिंदी को बिल्कुल बचाए रखिए, और हिंदी हम लोग बोलते ही आपको पता ही है। कुछ लोग होते हैं आजकल थोड़ा हिंदी से भागते हैं, तो हिंदी से भागिए मत। हिंदी तो हमारी ही लैंग्वेज है, ठीक है। और अपनी चीज़ों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इंसान जो ज़मीन मतलब अपने ज़मीन से जुड़ा रहे, वही एक कह सकते हैं आपकी सही मायने में, मतलब मनुष्य तो हर कोई ही होता है, लेकिन ठीक है, अपनी ज़मीन की चीज़ों से अगर हम जुड़े रहते हैं तो सही रहता है थोड़ा-सा, है ना? इंसान को जुड़े रहना चाहिए अपनी जो भी चीज़ें हैं। और ये भाषा की ही बात नहीं है, हर चीज़ से, है ना? तो चलिए अब आते हैं हम लोग। तो आज की हमारी थोड़ी-सी छोटी-सी 1-2 लाइन की प्रेरणा ये है कि जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा, जीत भी आपकी उतनी ही शानदार होगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, और ये बात आपकी कही है स्वामी विवेकानंद ने। तो आप लोग भी बस इसी तैयारी में रहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में इस समय बहुत स्ट्रगल चल रहा है, तो आप ये सोचिए कि आपके आने वाला समय जो है कुछ आपके लिए बहुत ही अच्छा कुछ लेकर के आने वाला है। तो और ये बात बिल्कुल सही है, मैंने खुद ये चीज़ महसूस करी है, देखी भी है ये, ठीक है? खुद के साथ भी देखी है, लोगों के साथ भी देखी है। तो इस चीज़ पे यकीन करिए। तो चलिए फिलहाल अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं फटाफट सॉल्व करते हैं। ठंडी बहुत है तो ठंडी से जो है, ठंड में फटाफट जो है क्वेश्चन जल्दी-जल्दी सॉल्व होंगे भाई, और हम लोग पता चलेगा। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है। विटामिन बी 12 की कमी से होने वाला एनीमिया है। तो सबसे पहले आप विटामिन बी 12 का कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि विटामिन बी 12 का क्या नाम है, ठीक है। और उसमें जो सबसे मेजर एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वो भी आपको बताना है, नाम भी बताना है, और जो सबसे उसमें मुख्य तत्व होता है बी 12 में वो कौन सा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया या हिमोलिटिक एनीमिया। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा परनीशियस एनीमिया, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बी वाला जो आपका बी 12 की कमी से होता है वो होता है परनीशियस एनीमिया, ठीक है। और जो आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, ये आपका फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 दोनों की कमी से होता है। लेकिन अगर कहीं ऑप्शन में सिर्फ फॉलिक एसिड ही लिखा हुआ है, तो उसकी कमी से भी होने वाला ये एनीमिया है आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे देख भी सकते हैं हम लोग थोड़ा सा कि बी 12 को साइनोकोवैल्मिन भी कहा कहते हैं। ये लीजिए, आपको नाम तो मैंने बता ही दिया यहाँ पे, पर लेकिन आपका जो उसमें मेजर एलिमेंट है वो आप बताएंगे, ठीक है। सबसे मुख्य तत्व जो है, तो मेजर नहीं, मेन एलिमेंट जो है उसमें आपका, तो बी 12 की खोज परनीसिस एनीमिया रोग का निदान निदान ढूंढते समय हुई। मतलब जो विटामिन बी 12 था, उसकी खोज कब हुई, जब परनीसिस एनीमिया का इलाज ढूंढा जा रहा था, तब इसकी मतलब उत्पत्ति हुई। तो जो आपका लिवर यानी कि यकृत है, यकृत में उपस्थित विटामिन बी 12 परनीसिस एनीमिया के उपचार में सहायक होता है। इसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। मिनोट तथा मर्फी को 1934 में इस विटामिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक क्वेश्चन आपका ये भी बन गया कि मिनट तथा मर्फी को इसमें दिया गया था नोबेल पुरस्कार 1934 में। हालांकि इस तरह की चीज़ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट ठीक है, मैंने क्या कहा है कि मैंने क्या, आप जहाँ भी पढ़ते होंगे, जैसे भी आपको खुद भी लगता होगा कि आपकी तैयारी थोड़ा सा एक मतलब स्टैंडर्ड तैयारी रहे आपकी, अगर आपसे थोड़ा सा आपके सिलेबस से हट करके भी थोड़ी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो उसका आप आंसर कर पाओ, ठीक है। अच्छा, अब मेगालोब्लास्टिक क्या है देखिए, कि फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 की कमी से होता है। इन दोनों की कमी से न्यूक्लियोप्रोटीन व न्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण, जो कि लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए अनिवार्य होता है। गर्भावस्था में अव्यवस्था था मद्यपान की ज्यादा सेवन में शरीर में फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, फिर दूसरा भी है सिकल सेल एनीमिया, जो आपकी ये कैसी, ये एक आनुवंशिक रोग है, यानी जेनेटिक डिजीज है ये आपकी, जिसमें शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं। आपको पता है ना कि आपकी आरबीसी जो होती हैं वो ऑक्सीजन ले जाती हैं आपकी बॉडी में। तो उसमें क्या होता है, इनका आकार, जो आरबीसी आपकी होती हैं, उनका आकार अर्धचंद्राकार के आकार का हो जाता है। और ये कठोर चिपचिपी कोशिकाएं छोटी रक्तवाहिकाओं में फंस जाती हैं, जो कि शरीर के कुछ हिस्सों में रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन को अवरुद्ध कर देती हैं। छोटी हो जाती हैं, ठीक है, चिपचिपी कोशिकाएं हो जाती हैं, तो जो छोटी छोटी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें ये फंस जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब फंस जाएंगी तो ऑक्सीजन और
आपका जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाएगा, जाहिर सी बात है, तो इस वजह से ये एनीमिया हो जाता है। ठीक। अच्छा, दूसरा आपका हीमोलिटिक। तो हीमोलिटिक क्या है कि यह समूह तब विकसित होता है जब लाल रक्त कोशिकाएं तेजी से नष्ट होने लग जाती हैं, अस्थि मज्जा उनकी जगह से हट सकता है, यह भी आनुवंशिक एनीमिया होता है। कहने का मतलब यह है कि जो आरबीसी होती हैं आपकी, आरबीसी तो टूट ही जाती हैं 120 डेज में आपकी, तो लेकिन होता क्या, कभी कभी ये बहुत तेजी से टूटने लग जाती है ना, जरूरत से ज्यादा टूटने लग जाती हैं, तब आपका ये एनीमिया हो जाता है। ठीक है। हीमोलिटिक का मतलब यही है। हीम से मतलब आप रिलेट कर सकते हैं आपका हीमोग्लोबिन, और आपका हीमोग्लोबिन तो उसी में होता है, ब्लड में ही होता है आपके, और ब्लड में ही आपके आरबीसी होता है। तो आरबीसी जब यहाँ पे एक तरीके से हीमोलिसिस अगर आप कह सकते हो, तो लाइसिस, जहाँ पे लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, है ना, तो हीमोलिटिक एक तरीके से आप कह सकते हो कि वही मतलब आरबीसी का टूटना ही आपका हीमोलिटिक एनीमिया के नाम से जाना जाएगा। ठीक। तो एक क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। दूसरा है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान का इतिहास वर्ष डैश में बनाया गया था। तो 1932 लेडी इरविन कॉलेज, 1930 मद्रास विश्वविद्यालय, 1932 क्वीन मैरी कॉलेज, या 1930 एमएस बड़ौदा महाविद्यालय। इसमें जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1932 में लेडी इरविन कॉलेज में ये बनाया गया था। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट थोड़ा यहाँ ये देख लेते हैं हम लोग कि आपको पता है 32 में लेडी इरविन कॉलेज बनाया गया था। 1938 में मद्रास ने डिग्री स्तर पर गृह विज्ञान को स्वीकार किया, और चेन्नई की प्रसिद्ध कॉलेज क्वीन मैरी महिला कॉलेज से शुरुआत की गई। और इलाहाबाद के कृषि संस्थान ने 1935 में एक गृह विज्ञान डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया। 1945 में यही एक विश्वविद्यालय स्तर का विभाग बन गया। कोयम्बटूर में 1950 यानी कि 1950 में विश्वविद्यालय स्तर पर शुरू किया गया। ठीक। तो ये चीजें थोड़ा सा हो गई हमारी। नेक्स्ट है 4H क्लब के संदर्भ में निम्न में से कौन से 4 सही हैं? 4 H सही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 H की बात हो रही है, ये देखिए H, ये वाला जो होता है। तो तो इसमें आपका कौन सा होगा? हेड हार्ट हैंड्स हेल्थ, या होम हार्ट हेल्थ हेड, या फिर आपका हाउस हैप्पी हार्ट हेल्थ, या हैप्पी होम हेड हार्ट। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वो ए। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका दिया हेड हार्ट हैंड्स हेल्थ। ठीक है, ये आपके एक तरीके का मतलब जो युवा लोग होते हैं अडल्ट के लिए एक तरीके का क्लब है, जिसमें एक तरीके से आप कह सकते हो कि सीखने के लिए इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसमें भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। देखिए ये कैसा है, एक 4 क्लब जो है आपका, ये 4H क्लब एक युवा विकास कार्यक्रम अडल्ट के लिए है, जहां वयस्कों को अपने स्वयं के सीखने में सक्रिय रूप से शामिल होने की अनुमति देता है। 4H में मुख्य लक्ष्यों में से एक है कि युवाओं में जीवन में मतलब जीवन के प्रति उनमें क्या करना है, कौशल, उनको मतलब कुछ स्किल सिखाना जो उन्हें सफल होने में मदद करे। युवाओं के लिए अनौपचारिक व्यवहारिक सीखने सिखाने का एक शैक्षिक कार्यक्रम जो जिसको 4H के नाम से जाना जाता है। इसमें थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता दूं कि देखिए हेड का मतलब क्या है, दिमाग से, वही आप अपना थोड़ा दिमाग लगाएंगे। हार्ट का मतलब आप थोड़ा सा अपना मन भी लगाएंगे उसमें, है ना, दिमाग लगाने के साथ साथ अपना दिल भी लगाएंगे। हैंड्स का मतलब आप कुछ करने के लिए भी मतलब एकदम ईगर रहेंगे कि हाँ मैं अपना कुछ करूँ भी, एक्टिविटी भी करूँ। और जो आपका हेल्थ है, और इस तरीके ये सब सारी चीज़ें करें कि जिससे आपके मतलब हेल्थ भी उसमें आपका साथ दे। जब ये चारों चीज़ें मतलब आपका साथ देंगी, आपका हेड, हार्ट, हैंड्स और हेल्थ, चारों चीज़ें जब आपकी साथ देंगी, तो आप कोई भी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएँगे। और जब आप कोई चीज़ अच्छे तरीके से सीख पाएँगे, तो आप जो भी करेंगे उसमें आप सफल होंगे। इस पर्सपेक्टिव में ये चीज़ मतलब बनाई गई है एक 4H हेल्थ क्लब। ठीक है? 3H की संज्ञा भी दी थी आपके ब्लूम टेक्सोनॉमी जो हम लोग पढ़ते हैं, जो उन्होंने दिया था, तो उसमें उन्होंने 3H बताया था। उनके 3H में आपका हार्ट और हेड, हैंड्स है, हेल्थ उनके में नहीं है। ठीक है, तो वो ब्लूम टेक्सोनॉमी वाला अलग है, उसको 3H के नाम से जानते हैं, और ये आपका जो है इसको 4H के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम एक समझने का माध्यम है। पाठ्यक्रम का मतलब यहाँ पर करिकुलम की बात हो रही है, तो करिकुलम क्या क्या समझने का माध्यम है? एजुकेशनल फिलॉसफी यानी कि शैक्षिक दर्शन, या आपके ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य या आवश्यकता नीड, या फिर आपकी वैल्यूज या मूल्य। तो जो पाठ्यक्रम है आपका वो एक समझने का माध्यम है। क्या समझने का माध्यम है? जो मूल्य होते हैं उनको समझने का एक ये माध्यम है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आपका पाठ्यक्रम होता है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का, जिसका लैटिन है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है क्षेत्रों का कार्यक्षेत्र। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि आपको पता है आपका क्षेत्रों का कार्यक्षेत्र किसे करिकुलम आपको पता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज यही सब डिसाइड मतलब बनाते हैं। किसी कॉलेज का करिकुलम अलग है, किसी यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम अलग है, मतलब वही आपका पाठ्यक्रम अलग है। तो इसमें क्या करते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं जो निर्धारित लक्ष्य होते हैं उनको अचीव करने के लिए पाठ्यक्रम बनाया जाता है। ठीक, तो वो चाहे अब किसी स्कूल का हो, चाहे किसी महाविद्यालय का हो, या किसी विश्वविद्यालय का हो, तो सभी विश्वविद्यालय जो अपने मतलब गोल निर्धारित करते हैं, उनको अपने गोल को अचीव करने के लिए वो अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। इस वजह से इसको मतलब इसका अर्थ बेसिकली यही कहा जा रहा है कि क्षेत्रों का कार्यक्षेत्र। कहने का मतलब ये कि उनका जो काम करने का क्षेत्र है वो क्या होगा,
वो किस क्षेत्र में अपना काम करेंगे उसको हम लोग पाठ्यक्रम या करिकुलम के नाम से जानेंगे, ठीक है। और ये आपको याद रखना कि पाठ्यक्रम एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, गुड़गांव जिले में पहली बार ग्रामीण उत्थान आंदोलन बड़े पैमाने पर किसके द्वारा शुरू किया गया? गांधी जी के द्वारा, FN कर्लिंगन के द्वारा, या FL ब्रायन के द्वारा, या डैनियल हैमिल्टन के द्वारा। तो ये जो बड़े पैमाने पर शुरू किया गया, इसको शुरू किया था गुड़गांव प्रोजेक्ट को FL ब्रायन ने, ठीक है। तो इसको गुड़गांव प्रोजेक्ट भी कहते हैं, है ना। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट है कि उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योर शब्द जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से ये आया है आपका, ठीक है। तो इसमें जो आया है आपका क्या कहते हैं, ये है आपका अंग्रेजी शब्द है, या रशियन है, या लैटिन है, या फ्रेंच शब्द है, ठीक है। तो ये जो आपका उद्यमिता शब्द है, एक सेकेंड हम लोग दूसरा कर लेते हैं, ये आपका जो फ्रेंच है, फ्रेंच शब्द है ये, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंटरप्रेन्योर आपको पता है वो लोग होते हैं जो लोग अपना कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है उद्यमिता कि मान लीजिए आप ही कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें आप अपनी कुछ पूंजी लगाएंगे, है ना। तो कुछ पूंजी जब आप लगाते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा, है ना, ऐसी भी मतलब चांस होता है ऐसा, और आपका लॉस भी हो जाएगा ऐसा भी मतलब उम्मीद होती है। तो दोनों चीज़ के 50-50 चांसेस होते हैं। तो जो व्यक्ति दोनों चीज़ का रिस्क उठाने के लिए तैयार रहता है उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ठीक है। और वो जो ये काम कर रहे हैं कि आप कोई अपना काम, अपनी एक पूंजी बना करके अपना काम शुरू कर रहे हैं, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे, ठीक है। और जो व्यक्ति इस काम को करने का रिस्क उठा रहा है उसको एंटरप्रेन्योर कहेंगे। यहाँ पे थोड़ी चीजें दी हुई हैं, देख लेते हैं, चलिए। तो एंटरप्रेन्योर शब्द का प्रयोग कब हुआ था? 19वीं सदी के अर्थशास्त्री जीन बप्तिस्ते को जाता है। किसको जाता है? जीन बप्तिस्ते को, ठीक है। ये आपको इनका नाम याद रखना है। उद्यमिता जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है, बात सही है। एक व्यक्ति जो एक व्यवसाय शुरू करता है और पैसा बनाने के लिए नुकसान का जोखिम उठाने को तैयार रहता है, उसे उद्यमी कहते हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप नए संगठन आरंभ करने की भावना को कहते हैं। उद्यमिता में एक तरफ भरपूर लाभ कमाने की संभावना होती है, तो दूसरी तरफ जोखिम, अनिश्चितता और अन्य खतरे की भी प्रबल संभावना रहती है। वही जो मैंने अभी आपको बात बताई कि बिल्कुल सही बात है, आपका फायदा भी हो सकता है, आपका नुकसान भी हो सकता है, समझ गए आप। नेक्स्ट है कि आपका जो है परिवार कल्याण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1976, 1977, 1980, 1984। तो ये भी आपको पता ही है, 1977 में जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है कि श्रोताओं की प्रतिक्रिया को संचार प्रणाली के किस मॉडल में आवश्यक अंग माना गया है? कहने का मतलब है श्रोताओं की प्रतिक्रिया यानी कि जो ऑडियंस होते हैं उनका फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो है कौन सी कम्युनिकेशन प्रणाली में माना गया, ठीक है। कई कई सारे कम्युनिकेशन मॉडल दिए गए हैं ना, तो किस कम्युनिकेशन मॉडल में या किसके कम्युनिकेशन के मॉडल में जो ऑडियंस का फीडबैक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है? अरस्तु मॉडल में माना गया, यानी कि एरिस्टोटल मॉडल, या बैरलो मॉडल, या लीगन्स मॉडल, या धामा मॉडल, ठीक है, सॉरी दहामा मॉडल। तो ये जो आपके लीगन्स मॉडल है आपका, ये सी वाला, इनके कम्युनिकेशन मॉडल में जो श्रोताओं की जो प्रतिक्रिया है यानी कि उनका जो फीडबैक है उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है, ठीक है। तो ये हमारी बात सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि जो सेंडर होता है ना उनके लिए ऑडियंस का फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है। इन्होंने अपने मॉडल में ऐसी बात बता रखी है, और इनका जो मॉडल का मतलब एक सीक्वेंस है वो यही है कि संचारक, ठीक है, मतलब जो संचार दे रहा है, कम्युनिकेटर आपका, फिर मैसेज, फिर चैनल, फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, अरे प्रतिपादन को, आई थिंक, हाँ, मतलब जो भेज रहे हैं, डिकोड करना, ठीक है। इसके बाद फिर श्रोतागण, डिकोड करके श्रोता मतलब वही ऑडियंस, और प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक, ठीक है। ये इनका पूरा सीक्वेंस है, मतलब इनकी चैनल का, सॉरी चैनल कह रही हूँ, इनके कम्युनिकेशन मॉडल का, ठीक। अच्छा, फिर दूसरा है कि जनता को कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के बारे में जानकारी देने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय दूरभाष जारी किया गया टोल फ्री नंबर क्या है? तो 1071 है, 1075 है, 1082 है, या 1089 है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 1079, ये आपका कोरोना के लिए मतलब ऐसा टोल फ्री नंबर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद जो आपका 1071 है, ये भी एक फ्री मतलब हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है ये भी। ये हवाई दुर्घटना मतलब कोई अगर हवाई जहाज से रिलेटेड कोई दुर्घटना है तो उसके लिए ये मोबाइल नंबर मतलब दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर ये दिया गया। कौन सा है? 1079 वाला, ठीक है। फिलहाल हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक। फिर दूसरा है कि हुनर हाट योजना किस कार्यक्रम का घटक है? हुनर हाट आपको देखो, हुनर हाट बाजारें आजकल बहुत लगती हैं, तो वो क्या है? उस्ताद, इसको उस्ताद पढ़ेंगे, ठीक है। जो ए ऑप्शन दिया गया है, उस्ताद योजना, या आपका PMMY योजना, या PMVVY, या फिर आपका CGTMSE, ठीक है। इसमें जो हुनर हाट योजना है आपकी, वो इसी कार्यक्रम की, जो आपका उस्ताद कार्यक्रम योजना है, इसी का एक घटक है, ठीक है। इसमें देखिए, हुनर हाट जो होता है वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा उस्ताद योजना के तहत आयोजित किए जाते हैं, जिसे अंग्रेजी में उस्ताद कहते हैं। और उस्ताद का फुल फॉर्म क्या है?
अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन द ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। अर्थात योजना का उद्देश्य है कि अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपरिक कला एवं शिल्प की समृद्ध विरासत को बढ़ावा मिल सके। समझ गया कि ट्रेडिशनल चीज़ें जो होती हैं आपकी, जैसे फ्लावर बनाना कपड़े के, है ना, और कागज़ के फ्लावर बनाना, टोकरी बुनना, बहुत तरह की जो हस्तशिल्प यानी कि हाथ से जो लोग कपड़े वगैरह बनाते हैं, बुनाई करते हैं, कढ़ाई करते हैं, शॉल बनाते हैं, खादी के कपड़े बनाते हैं, है ना, ये सब चीज़ें तमाम तरह की होती हैं। अचार, मुरब्बा और दुनिया भर की चीज़ें सब बनाई जाती हैं जो, है ना, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा बढ़ावा मिल सके, ठीक है, तो इस वजह से हुनर हाट के नाम से इसमें ये बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा कि डैश एक लोकप्रिय तकनीक है जो डेटा एक्सचेंज को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से रेडियो तरंगों का उपयोग करने की अनुमति देती है। समझ गए आप नाम समझ के पता चल रहा होगा कि लोकप्रिय तकनीक है जो डेटा एक्सचेंज करने को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से रेडियो तरंगों का उपयोग करने की अनुमति देती है। तो आपका इंटरनेट है या लैन है, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, या फिर आपका वाईफाई यानी कि वायरलेस फिडेलिटी, या फिर इंटरनेट एवं लैन दोनों। तो ये जो डेटा को एक्सचेंज करने का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ये तरंगों की बात हो रही है, ठीक है, रेडियो वेव्स है आपकी। इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा वाईफाई, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन हो गया हमारा यहाँ पे। तो ये क्या करता है कि रेडियो तरंगों का उपयोग करने की अनुमति देता है, ठीक है। फिर अच्छा, इसमें दिया भी है, देखिए थोड़ा सा कि वॉइस फिडेलिटी हो गया। इसका आविष्कार जो किया था जो है कि आपके जो डॉक्टर जॉन वी सुलिवान ने 1991 में किया था, ठीक है। वाईफाई एक लोकप्रिय तकनीक है जो डेटा एक्सचेंज करने को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से रेडियो तरंगों का उपयोग करने की अनुमति देती है। समझ गए आप कि आपको पता है कोई भी मतलब क्या बोलते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी कि आपका मोबाइल है या आपका लैपटॉप है, हम लोग कैसे तुरंत वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप सोचो उसमें कोई हम तार तो लगाते नहीं, वायरलेस फिडेलिटी इसीलिए बोल रहे हैं कि वो बिना तार से ही कनेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए होती है क्योंकि रेडियो वेव्स होती हैं जिससे वो कनेक्ट होता है, जिसके थ्रू। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह अन्य नेटवर्क की अपेक्षा ज़्यादा तेज गति प्रदान करता है, ठीक है। फिर है कि एपिडायोस्कोप को इस नाम से भी जाना जाता है। जो एपिडायोस्कोप होता है आपका, उसको किस नाम से भी जाना जाता है? ओपेक प्रोजेक्टर है आपका, या फिर आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर है, या फिर आपका अप्रत्यक्ष प्रोजेक्टर है, या फिर स्लाइड प्रोजेक्टर है। तो जो एपिडायोस्कोप होता है उसको आपको ओपेक प्रोजेक्टर हेड के नाम से भी जाना जाता है, और ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें होता क्या है एपिडायोस्कोप जो होता है आपका, कि इसमें जो कोई भी चित्र है अगर, तो उसको पर्दे पर प्रक्षेपण करने के लिए किया जाता है, कि जो चित्र है उसको आप पर्दे पे प्रक्षेपित किया जाता है, और इसलिए इसको जो है मतलब ये दोनों नाम से, मतलब इनका काम एक तरीके का यही होता है। और नाम किस नाम से जानते हैं ये बात तो आपको पता ही चल गई है। फिर है कि अरस्तु का संचार मॉडल क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अरिस्टोटल का मॉडल आपको पता ही है, शॉर्टकट में इसको एसएसए भी बोलते हैं, मतलब मैं तो एसएसए ही करती हूँ, ठीक है। स्पीकर और स्पीच ऑडियंस, ठीक है। तो ये देखिए बी ऑप्शन दे रखा है, इसको आप इस तरीके से याद रखना एसएसए मॉडल से, तो बहुत अच्छा याद रहेगा, ठीक है। एसएसए आपका हो गया स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, ठीक। नेक्स्ट है कि संचार तंत्र में प्रतिपुष्टि का अंतिम लक्ष्य क्या है? जब कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो उसका सबसे फाइन गोल ऑफ फीडबैक क्या होना चाहिए? कि प्राप्तकर्ता की परिसीमन को ज्ञात करना, यानी कि जो ऑडियंस थे उनकी मतलब क्या लिमिट, उनकी क्या बोलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उनको प्राप्त करने में कोई मतलब कोई परिसीमा या कोई लिमिट थी या कोई गड़बड़ी थी या कोई डिफेक्ट था, इस तरीके का। फिर संप्रेषक की त्रुटि को ज्ञात करना, जो कम्युनिकेटर था उन्होंने कोई गलती करी हो उसको ज्ञात करना, या अंडरस्टैंड मोर अबाउट द कंटेंट, जो विषय है जो आपने मैसेज भेजा है उसके बारे में और अधिक समझना, या संचार प्रक्रिया में आवश्यक प्रहस्तन करना। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, और विषय के बारे में और अधिक समझना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए प्रतिपुष्टि का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। तो फीडबैक का मतलब ये होता है कि जो आपके ऑडियंस है वो उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ, और जब वो अच्छे से समझ पाएँगे तभी वो आपको फीडबैक देंगे। अगर उनको चीज़ नहीं समझ आई तो आप फीडबैक नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ही लोग मान लीजिए यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ न कुछ फीडबैक देते हैं, समझ आया, नहीं आया, या वीडियो अच्छी थी, खराब थी, या और ज़्यादा थोड़ी छोटी वीडियो बनाइए, थोड़ी बड़ी वीडियो बनाइए, इस कंटेंट पे बनाइए। तो आपको समझ आती तब आप रिप्लाई करते हो ना कि अच्छी वीडियो थी। अगर आपको मेरा क्वेश्चन ना समझ में आए, मेरी बोलने की जो लैंग्वेज है वो समझ ना आए, समझाने का तरीका समझ में ना आए, तो आप कोई फीडबैक नहीं देंगे। इस वजह से जो फीडबैक का मेन उद्देश्य यही होता है कि जो विषय है, जो मैसेज आपने भेजा है, उसको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। फिर है कि निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? ठीक है, यहाँ पर आपकी सेंट्रल टेंडेंसी की बात हो रही है, रिसर्च का एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है ये बिल्कुल। तो आपको पता है कि जो मीन है, मोड है और मीडियन है, ये तीनों चीजें आपकी सेंट्रल टेंडेंसी के तरीके हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन है, ये आपकी नहीं है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना, नहीं की बात पूछी जा रही है, ठीक है। सी ऑप्शन वहां पे हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2 बार हो गया क्वेश्चन। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्राप्त प्रतिक्रियाओं या उत्तरों को संख्यात्मक या संकेत में परिवर्तित किया जाता है, जिससे उत्तरों तथा
उत्तरों या प्राप्त सूचनाओं को सीमित संवर्गों में प्रस्तुत किया जा सके कहलाती है। कहने का मतलब सीधे ये कि जो ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो फीडबैक है, जो आंसर है, उनको क्या किया जा सके, एक किसी कोड में, है ना, या किसी नंबर्स में उसको चेंज किया जा सके, तो उसको क्या कहेंगे, सीधी सी बात ये है। तो जब आप खुद ही सोचो कि जब मैसेज भेजा, जो कम्युनिकेटर होता है वो जब मैसेज को भेजता है, तो मैसेज को भेजने से पहले क्या करता है, इनकोड करता है ना, अपने उसको शब्दों में बदलता है। और ऐसे ही जो ऑडियंस होती है हमारी, जो मतलब श्रोता होते हैं, वो भी क्या करते हैं कि क्या बोलते हैं, मैसेज को प्राप्त करने से पहले वो भी डिकोड करते हैं उसको। तो सीधी सी बात है, वो अपने लैंग्वेज में उसको कोड कर रहे हैं और वो अपने लैंग्वेज में उसको कोड कर रहे हैं, मतलब अपने अपने तरीके से मैसेज को अपनी अपनी लैंग्वेज में उसको बदल दे रहे हैं। शुद्ध भाषा में आप ये समझो, इसको हम लोग सीधे बोलेंगे कोडिंग करना, ठीक है। कि कोई भी अगर प्रतिक्रिया, कोई भी उत्तर है, उसको आप संख्यात्मक या किसी संकेत में परिवर्तित कर रहे हैं, तो उसको सीधे हम लोग कोडिंग कहेंगे, ठीक है। कि अपने अपनी लैंग्वेज में बदलना, कोडिंग, ठीक है। अपने अपनी भाषा में अपने अपने तरीके से, अपने अपने समझने के तरीके से वो बदल रहे हैं, इस वजह से हम उसको कोडिंग कहेंगे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है कि वैचारिक ढांचे का नाम क्या है जिसमें शोध किया जाता है, ठीक है। आप ऐसे मतलब वैचारिक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है जो रिसर्च करने का, उसको मतलब क्या कहते हैं, शोध परिकल्पना यानी कि रिसर्च हाइपोथेसिस, या सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च यानी कि अनुसंधान का सार, या अनुसंधान प्रतिमान यानी कि रिसर्च पैराडाइम, या फिर अनुसंधान डिजाइन। तो ये जिसमें शोध किया जाता है वो ढांचे की बात कर रहे हैं। तो ढांचे का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो अनुसंधान डिजाइन हम बनाते हैं उसमें हम लोग अपना रिसर्च करते हैं। एक डिजाइन इंसान पहले बनाता है किसी भी चीज का, तो उसी तरह रिसर्च में भी डिजाइन बनाई जाती है कि हम ये वाला रिसर्च करेंगे, ये वाला हमारा जो है डेटा सैंपलिंग, ये वाले सैंपलिंग से हम डेटा कलेक्ट करेंगे, इस वाले क्या बोलते हैं, ये वाले स्टैटिक से हम उसका डेटा पूरा निकालेंगे, इस तरीके से एनालिसिस करेंगे, ये चीजें होगी, तो इसको रिसर्च डिजाइन बोला जाता है। फिर है कि समाज मिति का निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, जो आपकी सोशियोमेट्री क्या बोलते हैं मेथड है, उसको किसने मतलब डेवलप किया था, जेएल मॉरिनो ने, कर्लिंगर ने, हरमन रोशा ने, या फिर आपका कर्ट लेविन ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो समाज मिति मतलब तरीका था, समाज मिति मेथड, उसको किया था जेएल मॉरिनो के द्वारा, इसको किया गया था, मतलब डेवलप किया गया था, ठीक है। और जो आपके कर्ट लेविन है, इन्होंने आपके एक्शन रिसर्च की थ्योरी, एक्शन रिसर्च आप पढ़ते हैं ना, कि जो प्रैक्टिशनर लोग करते हैं, तत्काल किसी समस्या का समाधान निकालना हो तो हम लोग एक्शन रिसर्च करते हैं, तो उसको डेवलप किया था कर्ट लेविन ने, एक्शन रिसर्च को, ठीक है। और एक्शन रिसर्च आपका क्या है, अप्लाइड रिसर्च का एक प्रकार है, ठीक। फिर हमारा है कि डेटा विश्लेषण का प्रकार जिसका उद्देश्य यह जानना है कि यह कैसे होगा, ठीक है, कैसे होगा, समझ रहे हैं आप, कि कोई चीज है कि कैसे होगा, उसको कौन सा मतलब विश्लेषण कहेंगे आप। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कहेंगे यानी कि विवरणात्मक विश्लेषण, खोजपूर्ण विश्लेषण यानी कि एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस, या नैदानिक विश्लेषण यानी कि डायग्नोस्टिक एनालिसिस, या फिर आपका निर्देशात्मक विश्लेषण यानी कि पर्सपेक्टिव एनालिसिस। तो इसमें जो देख कैसे होगा, ठीक है, तो इसमें जो है आपका होगा वो निर्देशात्मक एनालिसिस, ठीक है, कैसे होंगी चीजें। तो जाहिर सी बात है, हम निर्देश देते हैं ना इस तरीके के कि मतलब किस निर्देश में ये चीजें हो रही, किस पर्सपेक्टिव में होगी, तो उस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे ये चीज होगी, ठीक है। इस वजह से हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रायिकता नमूना नहीं है। यहाँ पर प्रायिकता आपको हिंदी ज्यादा मे बी टफ लगे, जो कहने का मतलब आपको पता है सैम्पलिंग की जो दो होती है कि प्रोबेबिलिटी मेथड कौन सा है और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड कौन सा है। इसमें पूछ रहे नहीं, मतलब कि प्रोबेबिलिटी मेथड कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो आपका सिस्टमैटिक सैंपल है, या स्ट्रेटिफाइड सैंपल है, या स्नोबॉल सैंपल है, या क्लस्टर सैंपल्स है। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका जो क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होता है, उसमें एक निमोनिक मैंने खुद से बना रखा है, ये देखिए SSC, ठीक है। आपको SSC से याद रखना है कि सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर, ये तीनों जो आपकी हैं वो प्रोबेबिलिटी मेथड है आपके, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको देखिए तीनों ये दिखाई दे रहा है, सिस्टमैटिक भी दिख रहा है, स्ट्रेटिफाइड भी दिख रहा है, क्लस्टर भी दिख रहा है। सिर्फ आपका जो स्नोबॉल मेथड है वो आपका नॉन सैम्पलिंग वाला होता है, इस वजह से अब पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी कौन सा नहीं है, तो इसमें जो स्नोबॉल आपका हो जाएगा वो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। और इसी में आपका एक कोटा सैंपलिंग आती है, वो भी आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी ही है। प्रोबेबिलिटी के लिए आप ये तीनों याद रखो, बस क्या क्या याद रखना है, SSC, ठीक है। ये तीनों याद रखो कि इसके अलावा जो आपको मिलेंगे और मतलब आपको नॉन प्रोबेबिलिटी वाली ही मिलेंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है मौलिक अभिलेख या प्रत्यक्षदर्शी द्वारा घटना का विवरण है, व्याख्यात्मक स्रोत, प्राथमिक स्रोत, गौण स्रोत या आंतरिक स्रोत। मौलिक अभिलेख या प्रत्यक्षदर्शी आप समझ रहे हैं, मौलिक यानी कि वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, या फिर आप बिल्कुल सामने से देख रहे हो। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, डायरेक्ट आप कोई चीज देख रहे हैं। ऐसी घटना का विवरण क्या है, तो आपका इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा प्राइमरी सोर्स। कहने का मतलब आप खुद ही सोचो, जब आप कोई भी चीज आप खुद से देख रहे हैं, तो वो डायरेक्ट आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो वो आपका प्रत्यक्ष ही होगा, समझ गए आप। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आपको कोई दे रहा है कि हाँ भाई देखिए बिल्कुल ओरिजिनल ही है, तो वो आपको यही लगेगा कि वो फर्स्ट हैंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, आप ये कह सकते हो फर्स्ट हैंड सोर्स होते हैं। इस वजह से यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा प्राइमरी सोर्स यानी कि प्राथमिक स्रोत, ठीक है।
नेक्स्ट है जठर रस में उपस्थित पाचक रस का क्या नाम है? रेनिन तथा पेप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज, या टाइलिन तथा ट्रिप्सिन, या ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन। जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है, जठर रस का मतलब, तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें उपस्थित जो आपके डाइजेस्टिव जूस है वो कौन से हैं? तो वो है आपका रेनिन तथा पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो आपका ये तो पता हो गया कि रेनिन तथा पेप्सिन होंगे आपके। ठीक है, और रेनिन आपको पता ही है कि जो रेनिन होता है वो क्या करता है, दूध की केसिन को जो है, मतलब दूध में जो केसिन प्रोटीन होता है वो उस पर वो काम करता है। ठीक है, और पेप्सिन आपको पता ही है कि HCl की सहायता से वो क्या करता है, प्रोटीन पे काम करता है और प्रोटीन को तोड़ करके अमाइनो एसिड में बदलता है। ठीक, फिर हमारा है कि हाँ, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है थोड़े से। तो असर्शन दे रखा है, कोमल आटे से बना डोनट ज्यादा वसा अवशोषित करता है दृढ़ आटे से तैयार डोनट की अपेक्षा। जो आटे का आप डो बनाते हैं उसमें जब अगर कोमल आटे का आप डो बनाते हैं तो वो कह रहा है कि ज्यादा वसा अवशोषित करता है। ठीक है, अब कारण दे रखा है कि अत्यधिक तोड़ मडोड़ से आटे में निर्मित ग्लूटन वसा अवशोषण कम करता है अपेक्षाकृत उस आटे में जिसमें ग्लूटन का निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ पर सीधी बात यह है, अगर आपका जो आटा है, जैसे मान लीजिए मैदा है, तो मैदे में ज़्यादा ग्लूटेन नहीं बनता है, समझ गए आप? तो अब या किसी भी आटे में अगर आप तेल मिला देते हैं, तेल मिला करके आप उस आटे का डो बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि उस आटे का जो चिपचिपापन है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये वही कह रहे हैं कि जब अगर किसी भी आटे में आप बहुत ज़्यादा वसा मिला देंगे तो उसमें ग्लूटेन का निर्माण नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक, जैसे आप मैदे का कोई डो बनाते हैं, नमक पारा या गुजिया वगैरह बनाने के लिए, उसमें हम लोग क्या करते हैं, रिफाइंड का मोयम डालते हैं, है ना? इस वजह से उसमें देखो चिपचिपाहट उस आटे में बिल्कुल बचती ही नहीं है। तो चिपचिपाहट इसीलिए नहीं बचती क्योंकि जब आपने आटे में बहुत ज़्यादा वसा मिला दिया है तो उसमें क्या होगा कि ग्लूटेन का निर्माण नहीं होता है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा ये जो आंसर है, ये हमारा दोनों आंसर सही होगा। ठीक है, ए भी आपका सही हो जाएगा कि कोमल आटे में अगर आप वसा मिलाएंगे बहुत ज़्यादा तो वो वसा अवशोषित करता है, बिल्कुल सही बात है। और उसमें अगर आप दृढ़ आटे का मतलब थोड़ा मोटे आटे में अगर आप मिलाएंगे, जो है वसा मिलाएंगे, तो उसमें बल्कि उतना तब भी उसमें थोड़ा ग्लूटेन का निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि वो मोटा आटा है। ठीक है, कोमल आटा नहीं है वो आपका। ए ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा और आर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बोथ आर राइट हो जाएगा यहाँ पे आपका। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर हम चले जाएंगे ए के साथ कि ए और आर दोनों सत्य है आपके। ठीक है, फिर है दूसरा, खाद्य संरक्षण की तैयारी में ब्लॉन्चिंग का उपयोग होता है। फिर कारण दे रहे हैं कि ब्लॉन्चिंग से वर्णक का अच्छा अनावरण होता है, अतः भोज्य पदार्थ का रंग उन्नत हो जाता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला भी करेक्ट होगा। ये बात बिल्कुल सही कि जब खाद्य संरक्षण की तैयारी करते हैं हम लोग तो उसमें जो है खाद्य भोजन की, तो उसमें ब्लॉन्चिंग करते ही हैं और इससे क्या वर्णक अच्छा हो जाता है तथा भोज्य पदार्थ का जो रंग होता है वो उन्नत हो जाता है। ये वाली बात भी सही है, लेकिन इसमें जो रीजन दे रखा है ना कि कारण जो दिया हुआ है, कारण इसका सही नहीं है। ठीक है, भोज्य पदार्थ का जो संरक्षण करते समय हम ब्लॉन्चिंग करते हैं तो हम इसलिए थोड़ी ना करते हैं कि उसका कलर अच्छा हो जाए या उसका वर्णक और ज्यादा अनावरण हो जाए। हम इसलिए करते हैं भोज्य पदार्थ जब खाद्य संरक्षण करते हैं तो ब्लॉन्चिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो भी बैक्टीरिया है, जो उसके ऐसे एंजाइम है जो खाद्य पदार्थ को खराब कर सकते हैं, उससे बचा सके। इस वजह से हमारा यहाँ पर करेक्ट तो दोनों है, लेकिन जो आर है वो आपका ए की अच्छे से व्याख्या नहीं करता है। इस वजह से यहाँ पर हमारा सही हो जाए कौन सा, ए तथा आर दोनों सही है। ए सही का वर्णन है, ये वाला नहीं होगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही वर्णन नहीं है, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी वाला आपका। ठीक है, दोनों सही है पर उसका व्याख्या अच्छे से वो प्रॉपर नहीं कर रहा है, इस वजह से बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अच्छा, इसमें दिया भी है, देखिए कि ब्लॉन्चिंग क्या है। खाद्य संरक्षण की तैयारी में ब्लॉन्चिंग का उपयोग किया जाता है। ब्लॉन्चिंग एक ऐसी विधि है जिसमें भोजन को थोड़े समय 1-2 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पानी में उबाला जाता है। अब यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस इन्होंने गलत लिख रखा है। ब्लॉन्चिंग का जो एग्जैक्ट तापमान होता है आपका, वो होता है आपका 66 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना, 66 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें आप 65 भी लिख दोगे, 68 भी लिख दोगे तो इतना गलत नहीं होगा, लेकिन एग्जैक्ट जो आपका पढ़ा जाता है वो यही पढ़ा जाता है। ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर से थोड़ा पहले ही। तो ये हो गया। किसी भी अन्य पोषण संबंधी नुकसान को रोकने के लिए तुरंत बर्फ के ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। कहने का मतलब तुरंत उसको बॉयल करते हैं फिर उसको तुरंत ठंडा पानी में भी डाल देते हैं। ठीक है, अब ब्लॉन्चिंग क्या करता है, एंजाइम्स की क्रिया को रोकता है जो अन्यथा स्वाद, रंग और बनावट को नुकसान करती है। इसके अलावा ब्लॉन्चिंग सतह की कुछ गंदगी और सूक्ष्म जीवों को हटाता है, रंग को उज्ज्वल करता है और विटामिन के नुकसान को धीमा करने में मदद करता है। ठीक है, फिर है कि प्रबंधन का सिद्धांत की संघ में शक्ति है के रूप में कहा जाता है। तो संघ में शक्ति की बात कौन कहा है, स्केलर चैन ने, या लाभ के लिए समानता यानी कि इक्विटी ऑफ गेन, या फिर कार्यकाल की स्थिरता स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, या फिर एस्पिरिट डे क्रॉप्स। तो ये जो संघ में शक्ति है के रूप में किसने कहा था, जो आपके एस्पिरिट डे क्रॉप्स थे, इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, इस वजह से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, फलों और सब्जियों में बैंगनी रंग किसकी उपस्थिति से होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्लोरोफिल, विटालिन्स, या एंथोसाइनिन, या कैरोटिनॉइड्स। तो ये बात आपको पता ही होगी। जो आपका एंथोसाइनिन होता है वो आपका कि जितने बैगनी रंग होते हैं या आपका कह सकते हो कि थोड़ा लाल कलर जो होता है, बिल्कुल है ना, डार्क रेड कलर होता है, उनमें क्या होता है कि ये एंथोसाइनिन की वजह से ये होता है। ठीक है,
अच्छा, ये आपका क्या कहते हैं कि जो आपका विटालिन्स है, तो विटालिन्स क्या करता है, ये भी एक पौधों में पाया जाने वाला फाइटोन्यूट्रिएंट्स है और स्पेशली ये क्या करता है, चुकंदर की कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है? और ये कैसा है, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है आपका, वाटर सोल्यूबल यानी कि पानी में घुलनशील, ठीक है? और जो आपका एंथोसायनिन है, ये आपका एक तरीके वैक्यूलर पिगमेंट होता है, जो कि क्या बोलते हैं वसा में घुलनशील होता है, ठीक है? अब गाजर जैसे आप डालते हो, है ना? तो गाजर जैसे आप डालते हो तो देखो घी में गाजर को भूनो तो अब उसका कलर उसमें आने लगता है ना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और अगर आप पानी में गाजर को बहुत काट के डालो, तो पानी में उतना ज़्यादा कलर नहीं छोड़ेगी जितना वो घी में छोड़ देगी। और क्लोरोफिल आपको पता ही है ग्रीन कलर के लिए है और जो कैरोटीनॉइड्स है आपका, इसमें भी आपका जो होता है कद्दू है, गाजर, मक्का इन सब मतलब पीले और लाल सब्जियों में भी कैरोटीनॉइड्स आपका पाया जाता है, ठीक है? इस वजह से हमारा यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और फिर आपका है दूध में मौजूद प्रमुख कार्बोहाइड्रेट है, ये तो मैं नहीं बताऊँगी। चलो बता ही देती हूँ, लैक्टोज़ है, आपको पता है इतना अच्छा क्वेश्चन है ये। आप मुझे ये बताना फ्रक्टोज़ और सुक्रोज़ किस चीज़ में पाया जाता है? कौन-सी और फ्रक्टोज़ का जो एक दूसरा नाम है, उसको कौन-सी शर्करा के नाम से जानते हैं? और जो सुक्रोज़ है, इसको भी कौन-सी दूसरी शर्करा के नाम से जानते हैं? दोनों का अलग-अलग नाम है, वो आप बताना कमेंट सेक्शन में। सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन प्रति 100 ग्राम में होता है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, 40 ग्राम, ठीक है? और ये हो गया हमारा। फिर है कि परिरक्षक जो टोमेटो सॉस तैयार करने के प्रयोग में होता है वह है, वो कौन सा है? पोटेशियम परमैंगनेट है, सोडियम क्लोराइड है या सोडियम बेंजोएट है या आपका पोटेशियम बेंजोएट है, ठीक है? इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो आपको पता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जो होता है वो डाला जाता है, ठीक है? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ये हमने कर ही लिया था। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि प्रौढ़ पुरुष और महिला की ऊर्जा आवश्यकता संदर्भ पुरुष और संदर्भ महिला पर आधारित होती है, मतलब आधारित है। और कारण दे रखा है कि प्रौढ़ावस्था के दौरान पोषक तत्वों की आवश्यकता ऊर्जा के लिए नष्ट हुए ऊतकों के प्रतिस्थापन के लिए तथा शारीरिक क्रियाओं के रखरखाव के लिए होती है। इसमें भी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा करेक्ट तो दोनों है ना? लेकिन इसकी जो व्याख्या कर रहे हैं वो दोनों सही नहीं है, ठीक है? मतलब इसकी व्याख्या अगर हम करें, इसका जो एक्सप्लेनेशन माना जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं माना जाएगा, ठीक है? जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत रहेगा, बाकी दोनों चीज़ें सही रहेंगी, ठीक है? इसमें भी देख लेते हैं हम क्या है कि दोनों सत्य है पर सही वर्णन ये भी नहीं होगा, असत्य ये भी नहीं, ठीक है? सही वर्णन नहीं है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? फिर है कि एक वयस्क भारतीय महिला मध्यम कार्यकर्ता के लिए दृश्यमान वसा के सेवन का सुझाव आईसीएमआर द्वारा सुझाया गया है। 25 ग्राम प्रतिदिन या 20 ग्राम प्रतिदिन या 30 ग्राम प्रतिदिन या आपका 40 ग्राम प्रतिदिन, ठीक है? तो जो मध्यम कार्यकर्ता के लिए पूछ रहे हैं तो 25 ग्राम प्रतिदिन जो है वसा दी जा सकती है, जो एक मध्यम कार्यकर्ता, ठीक है? मॉडरेट वुमेन है अगर, जो मतलब ना ज़्यादा ना कम काम करती है, वो लोग जैसे हम आप है मान लीजिए, ना बहुत ज़्यादा करते हैं ना बहुत कम करते हैं, तो हमारे लिए 25 मिलीग्राम पर डे जो फैट है वो दिया जा सकता है हमें, ठीक है? बाकी जो 20 ग्राम है वो बिल्कुल जो लोग क्या कह सकते हैं, जो लोग बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं ना, एकदम बिल्कुल ज़ीरो होते हैं समझ लीजिए आप, उनके लिए 20 ग्राम प्रतिदिन। और जो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं थोड़ा-सा, है ना? क्या बोलते हैं, उच्च कार्यकर्ता, अरे क्या इस टर्म को बोलते हैं ना, मॉडरेट बोलते हैं, और भी मुझे एकदम से देखो याद नहीं आ रहा बिल्कुल, तो वो उनके लिए 30 ग्राम, ठीक है? 1 सेकंड, फिलहाल आप इतना ये याद रखो कि हमारे लिए मतलब हम जो हमारा जो क्वेश्चन उसके हिसाब से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है एटीपी वर्गीकरण के अनुसार सीरम में कोलेस्ट्रॉल का वांछनीय स्तर है, तो क्या है उसमें? लेस देन 240 मिलीग्राम, लेस देन 200 मिलीग्राम, लेस देन 220 मिलीग्राम या लेस देन 260 ग्राम, ठीक है? इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो लेस देन 200 मिलीग्राम पर डीएल, ठीक है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि स्तन और प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम से बचाव के लिए जौ में कौन से फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? जो आपका बार्ले होता है, ये जौ पूछ रहे हैं, बार्ले आपका यहाँ कहाँ लिखे, बार्ले, ये देखिए। तो इसमें जो कौन से फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं आपको, जो ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर से हमें बचाते हैं? टोकोफेरॉल्स होते हैं, ट्रोकोट्रायनॉल्स होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं। इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा सी, दोनों चीज़ें इसमें होती हैं हमारी, ठीक है? कि जो आपके क्या करते हैं, ये आपके ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर से हमें प्रिवेंट करते हैं, ठीक है? अच्छा, टोकोफेरॉल आपका कैसा है? एक ग्रीक शब्द है, कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है, ठीक है? टोकोफेरॉल्स और ट्रोकोट्रायनॉल्स वसा में घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट है, ये दोनों ही अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा रूप में होते हैं। ये दोनों फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। साबुत अनाज के रूप में जौ फाइबर, विटामिन और खनिज लवण प्रदान करता है और कैंसर तथा अन्य पुरानी स्वास्थ्य चिंताओं के जोखिम को कम करने में सहायक होता है, ठीक है? टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोगों ने उस दिन किया था, लेकिन इसका दोबारा से आंसर देखा है मैंने, तो इसमें देखिए क्या होगा। इसमें देखिए प्याजे का नहीं दे रखा था, है ना? ऑप्शन में प्याजे नहीं था। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो स्किनर थे, ऑलपोर्ट थे, ओरानबेक थे या ब्रिस थे, ठीक है? इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा ना वो हम लोगों का वो होगा ओरानबेक, बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
क्यों होगा ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, संज्ञानात्मक मॉडल मूल रूप से अवसाद में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की व्याख्या करने के लिए उरान बेक द्वारा दिए गए शोध के अध्ययन पर बनाया गया था। शोध के अध्ययन के बाद कहने का मतलब ये जो संज्ञानात्मक सिद्धांत पियाजे ने बाद में डेवलप किया, वो इनके अध्ययन के आधार पे किया था। तो इस वजह से आपसे बड़ा डीप क्वेश्चन पूछ लिया गया इसमें, तो इस वजह से इनका नाम इसमें सही होगा। ठीक है, यह मन के विश्वास को 3 स्तरों में विभाजित करता है। उरान बेक ने 1997 में यह पाया कि बार बार होने वाले नकारात्मक स्वचालित विचार व्यक्ति के मूल विश्वासों को प्रकट करते हैं। ये मूल विश्वास आजीवन अनुभवों पर बनते हैं। इनका मानना था कि अवसादग्रस्त व्यक्ति एक नकारात्मक स्व स्कीमा विकसित करते हैं। कहने का मतलब जिन लोगों को बहुत टेंशन होती है, बहुत डिप्रेस रहते हैं जो लोग, वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव स्कीमा डेवलप कर लेते हैं। उरान बेक का संज्ञानात्मक सिद्धांत व्यक्ति परक लक्षणों पर विचार करता है, जैसे कि स्वयं, दुनिया और अवसाद की भविष्य परिभाषित विशेषताओं के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण। सीधी सी बात यही है कि इन्होंने अध्ययन किया था और उस अध्ययन के आधार पर मान लीजिए बनाया गया। आंसर फिलहाल इसमें यही दे रखा है, तो मान लीजिए इसलिए मैंने दिखा दिया कि मान लीजिए आपसे कहीं आंसर कहीं और पूछा जाए तो आयोग ने इस आंसर को माना है, तो भाई आप भी आंसर लगा सको। बाकी और इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। अब हम कुछ और थोड़ा सा पढ़ेंगे, देखेंगे क्या पढ़ेंगे। और ये तो हमारा हो ही गया। चलिए आप लोग बढ़िया ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए और बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, या कोई क्वेश्चन करेंगे फिर से, या फिर कुछ और करेंगे। अब कोई थ्योरी देखते हैं, कोई थ्योरी कर लेंगे या कोई भी, है ना, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से यही कर रहे हैं। और मुझे एक वीडियो और बनानी थी आप लोगों के लिए, थोड़ा सा देखती हूँ मैं, आजकल में बन जाती है तो बनाते हैं, आप लोगों तक पहुँचाते हैं। और आप लोग ऐसे अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठंड से बचे रहिए, ध्यान रखिए अपना, और पढ़ाई को मत रोकिए, चाहे और भले कुछ भी रुक जाए। ठीक है, चलिए, सभी लोगों का दिन बिल्कुल अच्छा हो, शुभ हो, और बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे फिर से दूसरी वीडियो में।